हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं जो हमारे संविधान के भाग चल रहे थे उसका सेकंड पार्ट। और अगर आपने हमारा पहला पार्ट नहीं देखा है, उसमें हमने दो हिस्से करा दिए हैं, भाग एक भाग दो। तो प्लीज़ आप जा कर के पहले वो देख लें, उसके बाद जो है सेकंड पार्ट की तरफ आएँ। तो देखिए, सेकंड पार्ट में हमारे पास है मूल अधिकार और उनसे जुड़े सारे के सारे हमारे आर्टिकल्स, जितने भी अनुच्छेद उसके अंतर्गत आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मूल अधिकार से। तो देखिए, आर्टिकल 12 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है। और राज्य की परिभाषा में केंद्र की विधायिका एवं कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, और राज्यों की विधायिका और कार्यपालिका के बारे में बताया गया है, और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के बारे में बताया गया है। तो देखिए, राज्य की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12 के अंतर्गत। आर्टिकल 13 में क्या है? तो आर्टिकल 13 में पहला कि ऐसी कोई विधि जो मूल अधिकारों से असंगत हो, वह असंगति की सीमा तक शून्य रहेगी। मतलब कि कोई भी एक ऐसा कानून या विधि जो कि किसी के मूल अधिकारों का हनन करता है, वो क्या रहेगा? वो निष्क्रिय हो जाएगा। मतलब आप किसी भी कानून का, किसी के भी मूल अधिकार का हनन नहीं कर सकते हो। ये कहता है आर्टिकल 13। उसके बाद दूसरा, आर्टिकल 13 के अंदर दूसरा जो पॉइंट है वो क्या कहता है? वो कहता है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो मूल अधिकारों का असंगत हो। मतलब कि संसद के पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो कोई ऐसा कानून बना दे जिससे कि मूल अधिकारों का हनन हो। तो इतनी पावर संसद के पास भी नहीं है। ठीक है। यदि संसद ऐसा कानून बनाती भी है तो वह असंगति की सीमा तक शून्य होगा। मतलब कि अगर कोई कानून बनाती भी है, लेकिन उससे अगर इन सब चीज़ों का हनन हो रहा है, मतलब मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वो जो कानून बनाया है वो क्या हो जाएगा? आपका निष्प्रभावी हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अनुच्छेद 3 के अंदर जो है हमारी विधि यानी कि लॉ की परिभाषा दी गई है। ये पूछा जाता है कि किस में लॉ की परिभाषा दी गई है? तो ये लॉ की जो परिभाषा वो दी गई है अनुच्छेद 13 के सब क्लॉज 3 के अंतर्गत। अब देखिए, सबसे पहले क्या आता है? हमारा आता है संसदीय अधिनियम। क्या आता है? संसदीय अधिनियम। अब देखिए, दूसरे में आता है राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करना, कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। उसके बाद राज्यमंडल द्वारा पारित अधिनियम भी इसके अंतर्गत आते हैं। राज्यमंडल के द्वारा पारित अधिनियम और राज्यपाल द्वारा अध्यादेश भी इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद उपविधि, नियम एवं विनियम, परंपरा, रूढ़ी एवं आदेश आदि सारे कानून जो हैं वो इस सब क्लॉज 3 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया है। उसके बाद देखिए, आर्टिकल 14 में जो है हमारे जो है मूल अधिकार स्टार्ट हो जाते हैं आर्टिकल 14 से। तो देखिए, समता का जो अधिकार है, समता का अधिकार जो है वो 14 से 18 के अंतर्गत है। समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक के अंतर्गत। उसके बाद है जो दूसरे प्रकार का जो मूल अधिकार है, जो है स्वतंत्रता का अधिकार, वो हमारा 19 से 22 तक है। देखिए, कई बार ना डायरेक्ट ही वो क्वेश्चन कर लेता है कि समता का अधिकार हमारा किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में निहित है। तो आपको ध्यान रखना है 14 से 18। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के अंतर्गत निहित है। उसके बाद तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा 23 से 24 के अंतर्गत अंतर्निहित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। उसके बाद चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा 25 से 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। उसके बाद है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। तो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार आता है आपका अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत। उसके बाद है छठवां जो संपत्ति मूल अधिकार था, वो था हमारा संपत्ति का अधिकार, जो कि 31 में आता था, लेकिन बाद में इसे 44 संविधान संशोधन से हटा करके जो हटा दिया गया है और इसे अनुच्छेद 301 में रख दिया गया है। उसके बाद सातवां जो है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा इसे संविधान की आत्मा कहा गया है, अनुच्छेद 32 को, जिसके अंदर की संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कि अगर कोई व्यक्ति आपके अधिकारों का हनन करता है, मूल अधिकारों का, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो देखिए, हमारे जो हैं 6 प्रकार के मूल अधिकार थे, पहले 7 थे, लेकिन जो है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये हटा दिया जाता है 31वां। ध्यान रखना, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है। अब एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास समता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 के अंतर्गत, 14 से 18 के अंतर्गत है। तो देखिए, समता के अधिकार के अंतर्गत क्या दिया हुआ है? समता के अधिकार के अंतर्गत दिया हुआ है आर्टिकल 14 में कि विधि का शासन, मतलब कि जो भारत के अंदर शासन चलेगा वो विधि के हिसाब से चलेगा, कानून के हिसाब से।
और विधि के समक्ष जो है सभी समान रहेंगे। सभी व्यक्ति अमीर गरीब ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं रहेगा, विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान रहेंगे। ये लिया गया है यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन से। देखिए हम साथ ही साथ आपको ये बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। तो विधि के समक्ष जो समता या समानता का अधिकार है वो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। 14वें में दूसरा है हमारा विधि के समान संरक्षण की विधि के अनुसार सभी को समान संरक्षण मिलेगा। ये लिया गया है हमारा यूएसए के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखना ग्रेट ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है, विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष समान संरक्षण यूएसए से लिया गया है। अब देखिए विधि के समक्ष समता क्या है, तो देखिए यह विधि के शासन की नेगेटिव व्याख्या करती है, अर्थात विधि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकती है, कोई व्यक्ति विधि से बढ़ा नहीं है और यह ब्रिटेन से लिया गया है। ध्यान रखना, तो ये उसके नेगेटिव व्यूज को दिखाती है विधि के शासन के कि भाई कोई भी विधि से बड़ा नहीं है। देखिए विधि से कोई भी बड़ा नहीं है, मतलब इसमें जो है सुपरसिटी दिखा रही है, अपनी दिखा रही है विधि। तो ये अच्छा भी है एक तरीके से, तो विधि के किसी के साथ भेदभाव नहीं करती और विधि से कोई बड़ा भी नहीं है, और ये कहाँ से लिया गया, ग्रेट ब्रिटेन से। अब दूसरा है विधि के समान संरक्षण। विधि के समान संरक्षण क्या है कि ये विधि के शासन की सकारात्मक व्याख्या करता है। विधि के शासन की जो विधि का शासन है वो हमारा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, कि आप किसी भी प्रकार से विधि कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जिससे कि हमारा जो है शासन जो है नेगेटिव वे में जाए। दूसरा है इसके अनुसार समान परिस्थितियों में समान व्यवहार करती है, कि हर किसी व्यक्ति के लिए समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। और अलग अलग परिस्थितियों में भेदभाव हो सकता है। देखिए अलग अलग परिस्थितियाँ कैसे, जैसे कि हमारी जो आपातकाल की स्थिति, उसमें जो थोड़ा बहुत भेदभाव हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं, वैसे विधि के लिए सामने सभी समान है, लेकिन संसदों एवं राष्ट्रपति को विशेष अधिकार है। तो देखिए ये कुछ भेदभाव नहीं है, देखो वो जो पावर है वो उनकी सीट के अकॉर्डिंग से है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम आर्टिकल 15 की तरफ। आर्टिकल 15 कहता है हमारा कि किसी व्यक्ति का राज्य, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कि कोई व्यक्ति जन्म से कहाँ का है, राज्य किसका है, मूल वंश क्या है, जाति, उसके आधार पर उससे कोई भेदभाव नहीं करेगा। दूसरा है निजी संस्थाओं, होटल, भोजनालय, मंदिर, सार्वजनिक तालाब, कुछ कुएं आदि पर भी धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार का कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब कि जाति लिंग भेदभाव के आधार पर आप किसी व्यक्ति को किसी होटल, भोजनालय, सार्वजनिक तालाब या मूल वंश, जाति आदि स्थानों पर जाने से आप प्रोहिबिट नहीं कर सकते, उनको रोक नहीं सकते। तीसरा है इसी के अंतर्गत जो है हमारा अनुच्छेद 15 के अंतर्गत राज्य में महिलाओं एवं कल्याण के लिए विशेष योजनाएं एवं कार्यक्रम बना सकता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कई बार कि किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य जो है महिलाओं एवं बच्चाओं के लिए विशेष योजनाएं एवं विशेष कार्यक्रम बना सकता है, तो अनुच्छेद 15 के तहत। उसके बाद है चौथा पॉइंट है इसका कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से वर्गों के लिए विशेष योजना एवं कार्यक्रम बना सकता है। तो ये भी 15 के अंतर्गत आता है कि समान रूप से पिछड़े हुए वर्ग, जैसे कि हमारे कुछ SC ST कुछ शेड्यूल कास्ट हैं, उनके जो है विषय में उनको उत्थान के लिए कुछ विशेष उपबंध भी ला सकता है। ये हमारा अनुच्छेद 15 में बताया गया है। देखिए सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण, कि भाई जो व्यक्ति सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है और जिसके पास आरक्षण है SC ST का है, तो उसको जो है संस्थाओं के अंदर भी आरक्षण मिलेगा। छठवां है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष योजनाएं एवं कार्यक्रम, कि जो हमारे व्यक्ति आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो कि धन संबंधी जिनकी समस्या है, उनको भी जो आरक्षण मिलेगा, विशेष योजनाएं एवं कार्यक्रम मिलेंगे। तो ध्यान रखना हमारा आर्टिकल 15 क्या कहता है कि किसी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सभी के लिए सभी व्यक्तिगत जगहें सार्वजनिक जगहें वो सभी के लिए ओपन रहेंगी। राज्य महिलाओं सामाजिक शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े व्यक्तियों के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए कुछ आरक्षण का भी प्रावधान अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन में राज्य के सभी समान अवसर उपलब्ध कराएगा। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि भाई सभी को राज्य समान अवसर उपलब्ध कराएगा लोक सेवा के, लोक नियोजन के। दूसरा है लोक नियोजन में किसी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, स्थान, जन्म स्थान के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है कि जाति लिंग के आधार का तो वर्णन ही खत्म कर दिया है कि आप किसी व्यक्ति को जन्म स्थान, जाति, लिंग के निवास के स्थान पर अयोग्य नहीं ठहरा सकते हो। तीसरा है संसद किसी पिछड़े क्षेत्र की स्थानीय नौकरियों में निवास के लिए बाध्यता रख सकती है। देखिए
ये भी कहा गया कि जो संसद चाहे तो पिछड़े क्षेत्र की स्थानीय नौकरियों में वहाँ के पिछड़े लोगों के लिए स्पेशल से कुछ सीट्स को रिजर्व कर सकती है। उसके बाद सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जिनका सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उनके लिए स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। बिल्कुल सही है कि भाई जिनको समान प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते सरकारी नौकरी के लिए, तो वो सरकारी नौकरियों में उनके लिए कुछ सीटों का आरक्षण किया जा सकता है। तो देखिए कई बार ये प्रश्न पूछा गया कि सीटों में आरक्षण, सरकारी नौकरी में सीटों में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद 16 के तहत, ये ध्यान रखना। उसके देखिए पदोन्नति में आरक्षण की, शेड्यूल कास्ट को भी पदोन्नति में सबसे पहले आरक्षण होगा। बैकलॉग भरने के लिए आरक्षण की सीमा 50% तक हो सकती है। उसके बाद है राज्य द्वारा संचालित धार्मिक संस्थाओं में उसी धर्म के लिए स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। लेकिन जो राज्य धार्मिक संस्थाएं चलाती है तो उसके लिए धर्म आदि स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की जो है हमारी आर्थिक रूप से जो लोग हैं, आर्थिक रूप से EWS का जो आरक्षण है वो भी हमारा 16 के अंतर्गत दिया गया है। देखिए इसमें एक वाद आता है इससे रिलेटेड, इंदिरा साहनी वाद 1992 में। ये क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आरक्षण अधिकतम 50% होता था तथा ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किया गया कि जो भाई आरक्षण है वो आपका 50% हो सकता है, 50% से अधिक नहीं होगा। तथा ओबीसी के अंतर्गत क्रीमी लेयर यानी कि ओबीसी के अंदर जो कुछ हमारे कुछ जो हमारे डेवलप हो चुके हैं, जो कुछ गरीब नहीं है, उनके लिए क्रीमी लेयर का प्रावधान भी किया गया है। उसके बाद आता है हमारा अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब कि छुआछूत, इसका कोई अपवाद नहीं है, ये एक पूर्ण अधिकार है, इसमें कोई अपवाद नहीं दिया गया है। तो ये पूर्ण अधिकार है, मतलब कि कोई भी व्यक्ति का साथ छुआछूत नहीं किया जाएगा। उसके बाद 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों से अंत मतलब है कि देखिए कोई भी राज्य, शिक्षा, सेना एवं उससे अतिरिक्त कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है। विदेशी नागरिक भारत की सरकार की सेवा में तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अन्य देश की उपाधि ग्रहण कर सकता है। और भारतीय नागरिक जो सरकारी सेवा में है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से अन्य देश का सम्मान ग्रहण कर सकता है। मतलब जो भारतीय नागरिक जो सरकारी सेवा में है, अगर उनको कोई दूसरा देश देना चाहे तो वो सिर्फ राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही किसी देश का सम्मान को जो है ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। 1996 में इससे रिलेटेड विवाद आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण एवं पद्म विभूषण आदि उपाधियां नहीं है बल्कि सम्मान है, इसलिए इनका प्रयोग नामों के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता। देखिए क्या है कि ये कहा गया था कि भाई जो भी कोई उपाधियां हैं, शिक्षा संबंधी उपाधियों को छोड़ करके आप उनका यूज नहीं कर सकते। शिक्षा एवं सेना संबंध जैसे मेजर, कर्नल, जनरल, ये उपाधियां हैं, जैसे कि लोग डॉक्टर लगाते हैं, ये उपाधियां, इनको यूज कर सकते हो। लेकिन बाहर की, विदेश की जो उपाधियां हैं उनको आप नहीं ले सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक दो निर्णय दिया था कि भाई 1996 में कि जो पद्मश्री, पद्म विभूषण ये आदि हैं, ये उपाधि नहीं है, सम्मान है, तो आप अपने नाम के आगे ये नहीं लगा सकते कि पद्मश्री हीरालाल, पद्म विभूषण जमुनालाल, तो कुछ आप इनका प्रयोग अपने नामों के आगे या पीछे नहीं कर सकते हो, तो क्योंकि ये सम्मान है। आर्टिकल 19 क्या कहता है? देखिए आर्टिकल 19 के सब क्लॉज ए में आता है वाक की स्वतंत्रता। वाक मतलब बोलचाल की स्वतंत्रता। देखिए प्रेस की इसके अंदर आती है आपकी 19(1) के अंदर प्रेस की स्वतंत्रता। दूसरी आती है कि विज्ञापन की स्वतंत्रता, आप कोई भी विज्ञापन कर सकते हो बशर्ते वो है किसी दूसरे समाज या किसी दूसरे वर्ग को ठेस ना पहुंचाता हो। तीसरा चुप रहने का अधिकार, कि आप चुप रह सकते हो। चौथा कि टेलीफोन टेप नहीं किया जा सकता, कि किसी भी व्यक्ति का टेलीफोन आप बिना उसकी मर्जी के टेप नहीं कर सकते हो। पांचवा सरकारी सूचनाएं प्राप्त करना। छठवां धरना प्रदर्शन की स्वतंत्रता, हड़ताल नहीं। धरना प्रदर्शन से हमारा मतलब है कि भाई आप शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सकते हो, विरोध कर सकते हो, सशस्त्र नहीं कर सकते, आप उग्र नहीं हो सकते, ठीक है। अब धरना प्रदर्शन में भी कुछ है, देखिए जैसे कि आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो, शांतिपूर्ण बिना शस्त्रों के। दूसरा आप संघ बनाने की, आप कोई भी संगठन बना सकते हो। आप विचरण कर सकते हो, अबाध विचरण, यानी कि आप पूरे इंडिया के अंदर आप किसी भी स्टेट, किसी भी राज्य में बिना किसी उसके घूम सकते हो, आपको मतलब पूरी आज़ादी है। आवास की, आप किसी भी स्टेट में जाकर रह सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप उत्तर प्रदेश के, तो आप बिहार में जाकर के जगह ज़मीन नहीं खरीद सकते, या हरियाणा में जाकर के ज़मीन नहीं खरीद सकते, तो आप किसी भी जगह पे जाकर के घूम सकते हो, किसी भी जगह पे जाकर के रह सकते हो। चौथा जो संपत्ति का अधिकार है वो 44वें संपत्ति संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है। उसके बाद आजीविका का अधिकार, देखिए सभी को आजीविका मिलेगी, ये गवर्नमेंट का कहना है कि सभी को, कोई भी किसी भी स्टेट में जाकर के आजीविका कमा सकता है। उसको किसी भी, ऐसा नहीं है कि आपको विदेश कोई दूसरे स्टेट का किसी दूसरे स्टेट में कार्य करने के लिए जाता है तो उसको कार्य नहीं दिया जाएगा, लेकिन दिया जाएगा। आबाद आजीविका है कि आप चाहें, आप जैसी जीविका चाहें वैसी जीविका उत्पन्न कर सकते हैं।
19(2) के अंतर्गत है कि वाक अभिव्यक्ति की सीमाएं। भाई देखिए, वाक अभिव्यक्ति की सीमा मतलब कि आप किस प्रकार बोल सकते हो, किस प्रकार की वाक्ता है आपके पास, प्रश्न की सुंदर किस प्रकार की। देखो, उस वाक्ता से देश की अखंडता एवं संप्रभुता को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, उससे राज्य की सुरक्षा में कोई ढील नहीं होनी चाहिए, उससे विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए, उसके बाद न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए, आप किसी के मान हानि नहीं कर सकते, मतलब आप किसी को जो है बदनाम नहीं कर सकते। उसके बाद छठवां, लोक व्यवस्था शांति व्यवस्था को आप भंग नहीं कर सकते हो। नैतिकता एवं सदाचार का आपको जो है पालन करना पड़ेगा, या फिर आप कोई भी अपराध या उद्दीपन उसके अंतर्गत नहीं कर सकते हो। तो ये जो है वाक की स्वतंत्रता है कि आप देश की अखंडता, संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से महत्वपूर्ण संबंध है तो उनके बारे में आप कुछ नहीं बोल सकते, न्यायालय की आप अवमानना नहीं कर सकते हो, मानहानि नहीं कर सकते हो, लोक व्यवस्था आप नहीं बिगाड़ सकते हो, और नैतिकता सदाचार को आप नहीं बिगाड़ सकते हो, और अपराध उद्दीपन आप नहीं कर सकते हो। सब क्लॉज 19 का दूसरा है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन की सीमाएं। अब देखिए शांतिपूर्ण सम्मेलन की क्या क्या सीमाएं हैं। तो देखिए, एक तो ये कि आप उस आपके शांतिपूर्ण सम्मेलन से भारत की अखंडता एवं संप्रभुता पे कोई भी किसी भी प्रकार का लांछन नहीं होना चाहिए। दूसरा, लोक व्यवस्था उसके अंतर्गत होनी चाहिए कि लोक व्यवस्था ना बिगड़े। तीसरा है, संघ किस प्रकार की बना सकते हो। देखिए, जो संघ बनाने की स्वतंत्रता थी उसका अपोजिट क्या है कि आप किस प्रकार का संघ बना सकते हो। देखिए, सबसे पहला तो ये कि भारतीय अखंडता एवं संप्रभुता पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, लोक व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए। तीसरा, वो नैतिक मूल्यों के अनुरूप हो संघ। संघ ऐसा नहीं है कि आप जो है एक संगठन बना लिया, आप लोग कोई आतंकवादी संगठन बनाने लग जाओ, ठीक है, आप चाहो कोई गैंग बनाने लग जाओ। तो मतलब कि आप इस प्रकार का कोई भी जिससे कि लोक व्यवस्था बिगड़ती है, भारत की अखंडता एवं संप्रभुता पर कोई असर पड़ता है, आप ऐसा कोई भी संघ नहीं बना सकते। उसके बाद पांचवा है विचरण एवं आवास की सीमा। अब विचरण आवास की सीमाएं क्या है कि आप जनसाधारण के हित में अलग हैं और जनजातीय लोगों के हित में ये अलग होती हैं। उसके बाद आजीविका की सीमाएं। तो देखिए, आजीविका कमाना है कि जनसाधारण के हित में है कि आप जहाँ पर भी चाहो वहाँ पर आजीविका कमा सकते हो। उसके बाद है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है कि अपराधों के लिए 2 सिद्धि के समय संरक्षण, ठीक है, अपराध के लिए 2 सिद्धि के लिए समान समय के लिए संरक्षण। मतलब इस प्रकार के इसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति को उसी कानून के तहत सजा दी जा सकती है जो अपराध के समय पर लागू हुआ, अर्थात आपराधिक कानून का भूतरक्षी क्रियान्वयन नहीं हो सकता। मतलब कि आप जो है किसी व्यक्ति ने कोई कांड किया है, कोई गलत काम किया, तो आप उसे उस प्रकार कानून में जो सजा चल रही है उसी हिसाब से सजा दे सकते हो। अपनी तरफ से आप ये नहीं कर सकते कि भाई ब्रिटिश काल में तो ऐसा होता था, या शरीयत में, हमारी शरीयत में ऐसा होता है, या किसी भी XYZ किसी में भी अलग से अगर कोई प्रावधान है उस कांड के लिए, तो आप उसको नहीं लागू कर सकते, वही लागू करोगे जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत वैलिड है। मतलब कि आप अपनी तरफ से कोई सजा उस व्यक्ति को नहीं कर सकते। दूसरा है, यह सिविल कानून के लिए लागू नहीं होता, मतलब सिविल कानून के लिए इसमें कोई लागू नहीं है। तीसरा है नो डबल जियोपर्डी। नो डबल जियोपर्डी का मतलब है कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही बार सजा दी जा सकती है। मतलब किसी ने एक बार चोरी की तो उसको एक बार सजा मिलेगी, उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप उसे पकड़ो और उसी सब अपराध के लिए बार बार सजा देते रहो। उसके बाद विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। अगर ऐसा कोई करता है व्यक्ति कि किसी व्यक्ति को एक ही कांड के लिए बार बार सजा मिलती है, तो जो है वो आपको जो है एक बार में सजा दी जा सकती है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, आप विभागीय कार्रवाई कर सकते हो, उसके लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान दिए गए हैं। उसके बाद है नो सेल्फ क्रिमिनेशन। नो सेल्फ क्रिमिनेशन मतलब कि आप किसी व्यक्ति के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, आप चाहो तो गवाही दे सकते हो वरना नहीं दे सकते। दूसरा है, इसमें देखिए यह अधिकार निम्न बातों के लिए संरक्षण नहीं देता है। अब किन बातों के संरक्षण नहीं देता, ये कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या है कि भाई स्वयं को शारीरिक रूप से प्रस्तुत करना, दूसरा अंगूठे के निशान लगाना, तीसरा हस्ताक्षर करना, या चौथा रक्त का नमूना देना। तो इन सभी के लिए ये किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं कर सकता है। देखिए, आर्टिकल 20 जो है वो केवल आपराधिक कानूनों को संरक्षण देता है, आपराधिक कानूनों को संरक्षण देता है, बाकी किसी को संरक्षण नहीं देता है। उसके बाद है आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता मतलब कि आप विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब कि जो हमारी विधि ने, जो कानून ने जो प्रक्रिया स्थापित कर रखी है उसी के अनुरूप ही आप किसी व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं कर सकते हो। अब इसका जो वाद था वो था गोपालनवाद 1950 का। अब देखिए इसका क्या बता, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की संकीर्ण व्याख्या दी है
अतः कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत माना है कि न्यायपालिका केवल कार्यपालिका के स्वेच्छाकारी कार्यों की समीक्षा कर सकती है। यह विधायिका के स्वेच्छाकारी कार्यों की व्याख्या नहीं कर सकती है, भले ही विधायिका ने अतार्किक, अनुचित, अन्यायपूर्ण कानून बनाया हो या न्यायपालिका को कानून का अक्षरण पालन करना पड़ता हो। तो ठीक है, ये इसका देखिए आपको आसान भाषा में बताएं तो इस तरह न्यायालय ने माना है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से तात्पर्य है कि जीवित रहना तथा बंधक नहीं बनाया जा सकता। मतलब कि कोई सी व्यक्ति को आप उसको मार नहीं सकते और उसे किसी भी प्रकार से बंधक या बंधुआ मजदूरी पर आप उसे नहीं रख सकते। आप किसी को जो है बांध करके रख लो या फिर अपना नौकर बना करके रख लो ज़बरदस्ती, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। इसी को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहते हैं। अब देखिए इसके लिए विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। न्यायपालिका जो है किसके कार्यों की समीक्षा नहीं करती है, तो विधायिका के कार्य की समीक्षा नहीं करती है। और किसके कार्य की समीक्षा करती है, वो कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा करती है। मतलब कि जो न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है वो भी आपका जो है वो भी किसी प्रकार से विधि या कानून को चेंज नहीं कर सकता है। अब इसमें एक और वाद आता है जो कि मिथा मेनका गांधीवाद 1978। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 की व्यापक व्याख्या दी है तथा माना है कि अपने पूर्ववर्ती निर्णय को उलटती है तथा न्यायालय ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को माना है और सम्यक प्रक्रिया के रूप में समझा जाना है। इसके तहत न्यायपालिका कार्यपालिका स्वेच्छाकारी कार्यों के साथ साथ विधायिकी के स्वेच्छाकारी कार्यों की समीक्षा भी कर सकती है। 1978 में क्या होता है कि जो है न्यायपालिका को पहले क्या था कि वो विधायिका विधायिका है जो कानून बनाती है उसके कार्यों की समीक्षा नहीं कर सकती है। तो इसका फ़ायदा उठाते हुए जो उस समय पे क्या हो जाता है कि इमरजेंसी लगा दी जाती है। लेकिन बाद में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ये बताता है कि भाई आप किसी भी कारण से आप कोई भी अगर विधायिका आपके अंडर में, तो आप कोई भी कानून ऐसा नहीं ला सकते हो जो कि भारत की अखंडता के लिए जो है प्रभावी हो। तो आपको न्यायपालिका को पहले पावर नहीं थी विधायिका के कार्य को देखने की, लेकिन 1978 के बाद मेनका गांधीवाद के बाद जो है ये पावर न्यायपालिका ने ली कि भाई हम चाहें तो विधायिका पर भी कानून बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है अब न्यायपालिका जो है विधायिका के कार्यों की भी समीक्षा कर सकती थी और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा कर सकती थी। इसके साथ ही न्यायपालिका ने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को भी व्यापक रूप से व्याख्या की है। इन्होंने माना है कि जीने का अधिकार केवल जीवित रहना या पशु की तरह जीना नहीं है, बल्कि मानव की गरिमापूर्ण जीवन युक्त जीवन जीने जिसमें कि वे सभी पहलू होने चाहिए जिससे कि उसका जीवन अर्थपूर्ण बन सके। मतलब कि ऐसा नहीं है कि किसी को आप किसी की बेइज्जती करते रहो, बेइज्जती से पशुओं की तरह से बांध करके खाना खिलाना। जीने का अधिकार ये नहीं, जीने का अधिकार ये है कि जैसा वो जीना चाहता है गरिमापूर्ण अपनी गरिमा के अनुसार वो जी सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ बातों का होना आवश्यक है। कौन सी बातें? एक तो मानवीय प्रतिष्ठा, मतलब आप किसी व्यक्ति के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते। ये कि उसको स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ जल और स्वच्छ भोजन का, प्रदूषण रहित जल एवं वायु में जीने का अधिकार है। मतलब कि जितने भी हानिकारक उद्योग हैं उनके विरुद्ध सुरक्षा, कि भाई कोई आपके खिलाफ ऐसा उद्योग ना रहे कि जिससे कि जहरीली गैस निकले। उसके बाद जीवन की रक्षा का अधिकार हो उसके पास कि वो अपने जीवन की रक्षा कर सकता है। मतलब अगर कोई उसे मारने आए तो वो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई कर सकता है। उसके बाद निजता मतलब प्राइवेसी, कि वो अपने घर में क्या करता है वो उसकी प्राइवेसी, आप उसकी प्राइवेसी में दखल नहीं दे सकते हो। उसके बाद है आश्रय का अधिकार। उसके बाद है स्वास्थ्य का अधिकार, कि उसको स्वस्थ रहने का अधिकार है और इसके लिए सरकारी हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं कि कोई व्यक्ति जा करके वो अपना इलाज करा सकता है। उसके बाद 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो शिक्षा का अधिकार है वो भी हमारे इसमें दिया गया है। उसके बाद है निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार। तो निःशुल्क मतलब अगर आप एप्लीकेबल नहीं हो, कि आप इतने अवेलेबल नहीं हो कि आप अपने जो है किसी केस के लिए कोई वकील हायर कर सको, तो गवर्नमेंट आपको वकील हायर करके देगी। उसके बाद है अकेले में कारावास होने बंद में होने के विरुद्ध अधिकार। त्वरित सुनवाई का अधिकार। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, मतलब कि हथकड़ी तब तक नहीं लगा सकते जब तक कि उसका दोष सिद्ध ना हो जाए। उसके बाद अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार, कि कोई भी अमानवीय व्यवहार उसके साथ नहीं किया जा सकता। उसके बाद देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। विदेश यात्रा करने का अधिकार। बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध, कि भाई किसी को आप बंधुआ मजदूर नहीं कर सकते हो, ये भी अधिकार है। हिरासत में शोषण के विरुद्ध अधिकार, कि आप किसी व्यक्ति को हिरासत में लेकर के उसका शोषण नहीं कर सकते हो। आपातकालीन चिकित्सा का अधिकार। सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित इलाज का अधिकार। राज्य के बाहर ना जाने का अधिकार, कि अगर गवर्नमेंट मना करती है तो आप राज्य के बाहर नहीं जाओगे।
निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, कैदी के लिए जीवन की आवश्यकताओं का अधिकार, महिलाओं के साथ आदर और सम्मान पूर्वक व्यवहार करने का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार कि आपको जो है सबके सामने चौक पर फांसी नहीं दी जा सकती, सार्वजनिक फांसी उसको कहते हैं। उसके बाद है सुनवाई का अधिकार, उसके बाद है सूचना का अधिकार, और 26वां प्रतिष्ठा का अधिकार। उसके बाद है 27वां दोष सिद्धि वाले न्यायालय के आदेश से अपील करने का अधिकार कि अगर आपको जो है किसी न्यायालय ने दोषी ठहरा दिया है तो आप उससे ऊपर के न्यायालय में जा करके अपने दोष सिद्धि के लिए अपील कर सकते हो। उसके बाद है 28वां है सामाजिक सुरक्षा एवं परिवार के संरक्षण का अधिकार। उसके बाद है सामाजिक एवं आर्थिक न्याय एवं सशक्तिकरण का अधिकार। उसके बाद है बार केटर्स के विरुद्ध अधिकार। 31वां है जीवन पॉलिसी के विनियोग का अधिकार। उसके बाद है शयन का अधिकार। उसके बाद है शोर एवं प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार कि भाई अगर कोई आप चाहो तो आपके पड़ोस में कोई अगर जोर जोर से कुछ प्रदूषण करता है, शोर करता है, तो आप उसके विरुद्ध क्या कर सकते हो, FIR कर सकते हो। उसके बाद विद्युत बिजली का अधिकार को आपको बिजली मिलेगी, ये भी आपका अधिकार है। अब देखिए आर्टिकल 21A की बात करें तो शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार में क्या आता है, देखिए सबसे पहले 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। देखिए आप चाहें तो इन पॉइंट को लिख करके आप खुद के भी नोट्स बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद है यह 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद शिक्षा के अधिकार को 2009 में पारित किया गया था तथा 1 अप्रैल 2010 से यह लागू हो गया था। अब 6 से 14 के बच्चों की संख्या निःशुल्क शिक्षा जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य थी तथा निजी विद्यालयों में भी 25% गरीब बच्चों को प्रवेश देने का आवश्यक है, जिसका शुल्क भुगतान जो है गवर्नमेंट कर सकती है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति, देखिए सरकारी स्कूलों में तो फ्री पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है कि कोई टैलेंटेड है, तो अगर यहाँ पर उसके एरिया में कोई भी सरकारी स्कूल है नहीं, तो क्या करेगी कि गवर्नमेंट जो है 25% तक रिजर्वेशन देती है प्राइवेट स्कूलों को, और वही उनकी फ़ीस का जो है पूरा जो फीस का पूरा लेखा जोखा गवर्नमेंट उठाएगी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा करके। आर्टिकल 22 है गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण कि भाई आपको गिरफ्तार अगर कोई पुलिस करती है तो आपको कारण बताना आवश्यक है। दूसरा है विधि व्यवसाय वकील से परामर्श लेने का अधिकार कि भाई आप चाहो तो विधि के जो कानून ने आपके लिए रखा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपके लिए वकील, आप उससे विचार विमर्श कर सकते हो, या फिर व्यवसाय की जो पैसों से आपके लिए काम करे उससे कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कोई अरेस्ट कर भी लेता है तो आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का अधिकार है। अगर कोई ज़्यादा दूर से लाया जाता है तो उसमें समय, यात्रा का समय नहीं लगाया जाएगा। लेकिन देश के 2 प्रकार के अधिकार आपको लिए जो है नहीं दिए जाते। कौन कौन से अधिकार हैं कि शत्रु देश का नागरिक होना, कि आप अगर शत्रु देश के नागरिक हैं, एलियन हैं, तो यह अधिकार आपके लिए नहीं है। दूसरा है निवारक निरोध कानून के तहत जैसे गिरफ्तार किया गया है, कि निवारक निरोध कानून जैसे कि किसी को पोटा, टाड़ा, मीसा आदि एक्ट के तहत अगर कोई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसके लिए ये उपरोक्त जो हमारे ये कानून से हैं, जो मूल अधिकार हैं, वो बिल्कुल नहीं मिलेंगे उनको। ना तो उनका वो बताया जाएगा कि भाई आपने क्या कांड किया है। तो मतलब किसी भी प्रकार का अगर कोई विदेशी है, शत्रु देश का नागरिक है, तो उसको आप चाहे तो उठा करके डायरेक्ट बंद कर सकते हो। उसके बाद कुछ निवारक निरोध कानून के तहत जिनको गिरफ्तार किया गया है उनके कुछ अधिकार भी दिए गए हैं। पहला अधिकार है कि आपको मैक्सिमम 3 माह के लिए निरुद्ध किया जा सकता है, और उच्च न्यायाधीशों की गठित सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश के निरोध की अवधि बढ़ाई जा सकती है। मतलब कि अगर आपको कोई अरेस्ट करता है तो वो सिर्फ 3 महीने के लिए हो सकता है, 3 महीने के बाद आपको पेश करना ही पड़ेगा। उसके बाद उससे निरोध करने का कारण जानने का अधिकार है कि भाई जो आपको किसके लिए निरोध किया जाता है, कि निरोध का मतलब है कि उसको किस प्रकार किसके लिए जो है कैद किया जा रहा है, किसके लिए उसको जो है कस्टडी में लिया जा रहा है। कि अगर आपको कस्टडी में लिया गया है तो उसको जानने का अधिकार है, और जनहित में कुछ तथ्यों को भी बताया जा सकता है। और कस्टडी में निरोध ना बोल करके आप कस्टडी बोलेंगे। कस्टडी में किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के विरुद्ध अभिव्यक्ति का अधिकार है, अपील करने का अधिकार है, कि अगर कोई बाहर का व्यक्ति भी अपील करना चाहे तो गिरफ्तारी के विरुद्ध अपील कर सकता है। उसके बाद है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत निरोध कानून के तहत किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने की अवधि 3 माह से घटा करके 2 माह कर दी गई है। देखिए क्या होता है कि उस समय पे इसमें एक बहुत तगड़ा केस के कारण, देखिए इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो क्या होता है कि पहले जो अवधि थी वो 3 माह के लिए आप किसी को जो है अंडरग्राउंड कर सकते हो, मतलब कि आप उसे कस्टडी में रख सकते हो। बाद में उसे 2 माह कर दिया गया है, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। अब देखिए
वे विषय जिन पर केवल संघ निवारक निरोध कानून बना सकता है। तो संघ यानी कि संसद जो है कस्टडी के कानून बना सकता है, वो है रक्षा के, देश की सुरक्षा के और विदेशी मामलों पर जो है सिर्फ संघ बना सकता है, बाकी पर राज्य बना सकता है। अब वे विषय जिन पर कि आपका दोनों संघ और राज्य दोनों निवारक निरोध कानून बना सकते हैं, वो बना सकते हैं राज्य की सुरक्षा पर। किसी स्पेशल राज्य की सुरक्षा करनी तो उसके लिए संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं। लोक व्यवस्था के लिए, समुदाय की आवश्यक पूर्ति एवं सेवाओं के लिए। ठीक है, अब देखिए कुछ निवारक निरोध कानून के उदाहरण हैं हमारे। तो निवारक निरोध कानून के जो हमारे कानून के जो उदाहरण हैं वो है, पहला आया था निवारक निरोध कानून 1950 इसमें, और दूसरा आया था मीसा 1971 में, तीसरा आया था कोफ पोसा 1974 में, उसके बाद आया था नासा 1980 में, उसके बाद आया था पीबीएम, इसको पीबीएम सैसा बोलते हैं, जो 1980 में आया था। उसके बाद टाड़ा आया था 1985 में। देखिए टाड़ा के तहत ही अरेस्ट किया गया था संजय दत्त को। ठीक है, उसके बाद है पिंडिस्पा एक्ट 1988 और पोटा एक्ट 2002। तो ये कुछ एक्ट हैं जो कि समय समय पर लाए गए हैं। ठीक है, तो आप इनका भी ध्यान रखिए। अब देखिए अभी हमारा इसमें काफ़ी आर्टिकल्स रह रहे हैं, तो हम इसके लिए जो है सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, चलिए इसी वीडियो में इसको कवर करा देते हैं, थोड़ा सा ही रहेगा, थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे। देखिए आर्टिकल 23 क्या कहता है कि मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्श्रम का प्रस्ताव। कि आप जो है किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं कर सकते हो, मतलब उसे बेच खरीद फरोख्त नहीं कर सकते हो, और बच्चों को ऐसे कामों पर भी नहीं लगा सकते कि जिससे कि वो जो है उनको उनकी जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्र जो है प्राण को खतरा हो। आप मतलब किसी को आप चाहे तो वेश्यावृत्ति, दास, देवदासी, वेश्यावृत्ति आदि में प्रतिबंधित नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब बलात्श्रम के तहत जो है आप बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, बेगार प्रथा को नहीं करा सकते। और देखिए युद्ध के समय सरकार किसी की भी सेवा ले सकती है। उसके बाद आर्टिकल 24 कहता है कि 14 से वर्ष के बच्चों को कारखानों में, खदानों में नियोजन का प्रतिबंध। मतलब कि आप 14 वर्ष से कम बच्चों को जोखिम भरे कामों पर नहीं लगा सकते, फैक्ट्री में नहीं लगा सकते जहाँ पर कि उनकी मृत्यु होने की संभावना है, खदानों में काम नहीं करा सकते, और यहाँ तक कि ये वह घरेलू व्यवसाय में माता पिता की सहायता कर सकते हैं। ये ठीक है कि आप नॉर्मल कार्य कर सकते हो, मतलब ऐसे कार्य कोई नहीं कर सकते जिनसे कि उनकी जान को हानि हो सकती है। और 2016 में इससे रिलेटेड नया कानून आया है। उसके बाद आता है आर्टिकल 25 जो कहता है हमारी धर्म की स्वतंत्रता। आर्टिकल 25 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता। अब इसके अंदर क्या है कि वे अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने एवं उसका आचरण करने की स्वतंत्रता एवं उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार। वे आप चाहो तो किसी भी धर्म को मान सकते हो, आप उसी के समान अपनी जो है अपने नियम कानून बना सकते हो, और आप उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। इसकी 3 सीमाएं हैं कि भाई किसी को नैतिकता का हनन नहीं होना चाहिए, किसी के स्वास्थ्य का हनन नहीं होना चाहिए, और लोक व्यवस्था पर कोई भी हानि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में है कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा कार्यक्रमों का आयोजन करवाना तथा इन कार्यों का प्रबंधन देखना और चल अचल संपत्ति अर्जित करना। तो ये आप किसी धार्मिक स्वतंत्रता की स्थापना कर सकते हैं, उसके जरिए जो है आप कोई कार्य करा सकते हो, और उन कार्यों का प्रबंधन भी देख सकते हो। मतलब कि आप सिंपल सी बात है, जैसे मंदिर के अंदर कमेटी होती है, मस्जिद के अंदर कमेटी होती है, आप किसी भी एक धार्मिक संस्था के लिए कमेटी का निर्माण कर सकते हो। उसके बाद 27 है कि विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। कि भाई कोई विशिष्ट धर्म है तो उनसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा, उनके धार्मिक संस्थानों से कोई भी किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये कहता है आर्टिकल 27 कि भाई जो हमारे धर्म के जो क्षेत्र हैं, वो विशिष्ट धर्म के जो क्षेत्र हैं, वो मंदिर या वो कोई भी परिसर हो, तो वो क्या है कि वो करों से मुक्त हैं गवर्नमेंट से। उसके बाद आर्टिकल 28, इसमें क्या है कि भाई शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने का अधिकार। भाई शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में जो है उपस्थित हो सकते हो। राज्य निधि से पूर्ण पोषित संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं जाएगी। कि भाई ऐसा कोई सरकारी, जैसे सरकारी टीचर राज्य पोषित निधि यानी कि सरकारी कोई आप उपक्रम चलाते हो, तो आप उसमें जो है कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हो, किसी भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हो। देखिए निजी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन इसमें उपस्थित होने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। या अगर आप कोई प्राइवेट स्कूल खोलते तो आप उसमें धार्मिक शिक्षा दे सकते हो, लेकिन किसी को जबरदस्ती धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते। उसके बाद है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो देखिए आर्टिकल 29 के अंदर आते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। देखिए इसमें अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, भारत के राज्य में रहने वाले नागरिकों की अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। मतलब किसी पर भी आप कोई भी भाषा थोप नहीं सकते, कोई लिपि थोप नहीं सकते, कोई संस्कृति थोप नहीं सकते। जो जहाँ का है वो अपनी भाषा का ही पूर्णतः सम्मान करेगा, और सम्मान उसकी भाषा का उसे दिया भी जाएगा। राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी शिक्षण संस्थानों को में किसी भी नागरिक को
धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। देखिए जो धार्मिक संस्थान, जो हमारे शिक्षण संस्थान राज्य के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनको आप किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर उसको अयोग्य नहीं ठहरा सकते, मतलब कि आप उनको एडमिशन लेने से नहीं रोक सकते। उसके बाद है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यकों को यह अधिकार है कि वे शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करके उनका प्रशासन भी कर सकते हैं और धर्म, भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। मतलब कि कोई किसी भी प्रकार का अल्पसंख्यक हो, चाहे वो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक हो, चाहे वो जातिगत आधार पर अल्पसंख्यक हो, तो वो अपने लिए क्या सकता है कि शिक्षण संस्थाओं का निर्माण कर सकता है। ठीक है। अब अनुच्छेद 29 का जो अधिकार है अल्पसंख्यकों के साथ अन्य वर्गों को भी उपलब्ध है। उसके बाद है संपत्ति का अधिकार, जो है इसको हटा करके आर्टिकल 301 में रख दिया गया था आपका संविधान संशोधन 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब ये एक मूल अधिकार नहीं रहे, अब ये संवैधानिक अधिकार है। ठीक है। अब 31A क्या कहता है हमारा, 31 कहता है जन कल्याण में ध्यान रखते हुए किसी की निजी संपत्ति तथा व्यापार को अधिग्रहण कर सकता है तथा इसकी कितनी भी क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित की जा सकती है। कि अगर कोई व्यक्ति जन कल्याण का कोई कार्य हो रहा है तो गवर्नमेंट चाहे तो किसी व्यक्ति की निजी संपत्ति को ले सकती है और वो चाहे तो उसे उसके हिसाब की जो है राशि भी, क्षतिपूर्ति भी दे सकती है। मतलब अगर कहीं से कोई फैक्ट्री बनानी है, कोई इंपॉर्टेंट, या फिर कोई आपको रोड निकालना है, तो आप चाहो तो आप उस रोड को है कि निकालने के लिए आप चाहो तो उसके बीच में आने वाली जगह को आप खरीद सकते हो और आप उसके अकॉर्डिंग उसको पे भी कर सकते हो, इसका कोई विरोध नहीं करेगा। 31B कहता है यदि अधिनियम को 9वीं अनुसूची में रख दिया जाता है उसको न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। कि अगर आप किसी भी कानून को बना करके 9वीं अनुसूची में रख देते हैं तो आप उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं करा सकते। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब कि आप उसे उसका न्याय आप जैसे कि कोई कानून बना करके 9वीं अनुसूची में रख दिया तो फिर वो वैलिड होगा, आप उसका विरोध नहीं कर सकते। 32वां लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए कि यदि कोई व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है, कोई गवर्नमेंट या कोई भी कोई व्यक्ति के मूल अधिकारों को हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। देखिए 5 प्रकार की रिटें कौन सी है। पहला है हैबस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब कि अगर किसी व्यक्ति को जो है अवैधानिक तरीके से बंधक बनाया जाता है तो न्यायालय यह रिट जारी कर सकता है कि भाई अगर किसी को अवैधानिक तरीके से बंदी बना करके गवर्नमेंट या कोई भी कोई चीज़ पुलिस या कोई भी आर्मी वगैरह कोई भी कुछ भी रखती है तो न्यायालय उसके खिलाफ एक रिट जारी कर सकती है। इसको कहते हैं हैबस कॉर्पस यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। यह सरकार तथा निजी व्यक्ति संस्थाओं के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है, तो ये किसी के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। उसके बाद है मैंडेमस। मैंडेमस मतलब परमादेश। परमादेश मतलब कि कोई राजनीतिक या प्रशासनिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसको कर्तव्य का पालन कराने के लिए यह रिट जारी की जा सकती है। मतलब कि जैसे कि मान के चलो कोई एसडीएम है, अगर एसडीएम अपने कार्य को नहीं करता है जो उसको कार्य दिए गए हैं तो आप चाहे तो एक आम व्यक्ति भी एसडीएम के खिलाफ जो है रिट जारी करवा सकता है, जिसको कहेंगे परमादेश। अब देखिए यह रिट जो है न्यायालय किसके जारी करता है और न्यायालय यह रिट जारी करता है। और देखिए कि ये किन के विरुद्ध जारी नहीं हो सकती, इसमें कुछ अपवाद हैं। किन के विरुद्ध नहीं, आप देखिए राष्ट्रपति के विरुद्ध नहीं कर सकते, राज्य का राज्यपाल, निजी व्यक्ति एवं संस्था, अगर किसी को विवेकाधीन शक्तियाँ हो उसको, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश यदि वह अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा हो, संविदा की बाध्यताएं, प्रोहिबिशन प्रतिषेध आदि आप जो है उनको नहीं कर सकते हो, इनको बाध्य नहीं कर सकते हो कार्य करने के लिए। यह केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी की जा सकती है और यह न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जा सकती है। देखिए यह केवल न्यायपालिका के विरुद्ध जारी की जा सकती है और उच्चतम न्यायालय, ऊपर वाला न्यायालय नीचे वाले न्यायालय को इसको जारी किया जा सकता है। उसके बाद चौथी हमारी उत्प्रेषण। उत्प्रेषण मतलब कि यह उच्चतर न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय के विरुद्ध जारी की जा सकती है। मतलब कि सिंपल सी बात है, अगर कोई छोटा, आपका मैं आसान भाषा में समझाता हूँ, अगर कोई लोअर कोर्ट है और वो कोई हाई कार्य करता है जो उसके कानून से बाहर है, ठीक है, वो ऐसे कानून बना देता है कि जो उसकी पावर से बाहर है, तो जो है जो उससे ऊपर का जो कोर्ट है वो एक रिट जारी करता है जिसको उत्प्रेषण कहते हैं कि भाई आपने ये कार्य किया क्यों, जब आप जो है इसके लिए वैलिड ही नहीं हो। और दूसरा कि भाई छोटे न्यायालय में चलने वाले मुकदमे को ऊपर वाला न्यायालय जो अपने पास मंगवा सकता है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रोविजन एवं क्राइटेरिया के बारे में दिया गया है, इसके बारे में हम आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी है तो आप चाहें तो इससे अपने नोट्स भी बना सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।